सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सीए इंटरमीडिएट का सेकेंड चैप्टर सप्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में हर बार आता है और बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो सप्लाई का हम पहले थीम समझते हैं कि एक्चुअली में सप्लाई होता क्या है। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सब तो पढ़ लिया है कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। CGST होता है जो लेवाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST होता है जो लेवाई करता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड IGST होता है जो लेवाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये टैक्सेस एक्चुअली में लेवाई होंगे कब? क्या कोई भी सेल हम देखेंगे और उसमें हम GST चार्ज कर देंगे, या कोई भी परचेज होगी उसमें हम GST चार्ज कर देंगे क्या? तो एक्ट बोलता है ऐसा नहीं है। इसके लिए एक इवेंट होना चाहिए और उस इवेंट का नाम है सप्लाई। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में आता है ना, तो वो GST के दायरे में आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सप्लाई इज अ गेट। अगर इस गेट में हम एंटर हो जाते हैं तो हम GST की लाइबिलिटी आ जाएगी। तो कोई भी पूछेगा कि सर GST कब लेवाई होगा, तो हमको ये नहीं बोलना है कि परचेज या सेल पे लेवाई होगा। GST सप्लाई पे लेवाई होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको कितनी चीज़ें पढ़नी है सर? 6 चीज़ें पढ़नी है। एक एक करके पढ़ते हैं। सेक्शन 7(1) क्या बोलते हैं? सप्लाई विथ कंसिडरेशन। और शेड्यूल 1 बोलता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। मतलब 7(1) में बोल दिया है कि ट्रांजेक्शन जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, और शेड्यूल 1 में बोल दिया है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। सेक्शन 7(1)(b) बोलता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, की इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हम करेंगे तो तब GST के दायरे में कब आएगा। शेड्यूल 2 लो शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 बोलता है डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। शेड्यूल 3 बोलता है नेगेटिव लिस्ट, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेंगे, इवन दो उनकी जितनी भी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो सर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा सेक्शन 7(1), यानी कि सप्लाई विथ कंसिडरेशन। तो सर इसमें 4 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूँ, यानी कि मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ। सेकेंड चीज़, जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ वो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़, उसके बदले में मेरे को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा हो। चौथी चीज़, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, यानी कि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो। 4 चीज़ें क्या क्या है सर? सबसे पहले तो मैं रजिस्टर्ड सप्लायर होना चाहिए, दूसरा मैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा हूँ, तीसरा मेरे को कंसिडरेशन मिल रहा है, और चौथा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सर सबसे पहली बात बोलता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज होता क्या है? तो गुड्स आर एवरी मूवेबल एसेट अदर देन मनी ऑन सिक्योरिटी। कोई बात नहीं। सर्विसेज क्या है? एवरीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी, यानी कि गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल एसेट आता है, पर मनी और सिक्योरिटीज को हटा दिया। सर्विसेज की डेफिनेशन में सब कुछ आता है, गुड्स को हटा दिया और मनी ऑन सिक्योरिटीज को हटा दिया। यानी कि मनी ऑन सिक्योरिटीज है ना, मनी एंड सिक्योरिटीज, वो ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है। तो जो भी मनी और सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है ना, वो GST के परव्यू से ही बाहर है, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में ही नहीं आता है। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सर इसमें जो भी कन्वर्जन चार्जेस रहते हैं ना, कन्वर्जन चार्जेस और ब्रोकरेज है, उस पर GST लगता है। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। मेरे को मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरे को जाना है USA घूमने के लिए, तो मेरे को चाहिए डॉलर। मैं गया कन्वर्जन एजेंसी के पास, तो मैंने बोला सर डॉलर कितने का है, डॉलर कितने का है? मैंने गूगल में देखा था तो डॉलर तो वन डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज़ दिख रहा था। तो मैंने उनको 80 रुपीज़ दिए और उनसे बोला मैंने कि आप मेरे को $1 दे दो, बट उन्होंने मेरे से 90 रुपीज़ चार्ज किए। तो मैंने पूछा सर ये 10 रुपये किस चीज़ के हैं? तो उन्होंने बोला कि ये कन्वर्जन चार्जेस हैं, एंड उनने कन्वर्जन चार्जेस पे GST लगा दिया। तो मैंने बोला सर ये मनी और ट्रांजैक्शन का, मनी और सिक्योरिटीज तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर होते हैं, और गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर हो गए तो ये तो सप्लाई ही नहीं हुआ। बट उसने मेरे को बोला कि कन्वर्जन चार्जेस होता है ना, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, इसलिए इस 10 रुपये पे GST देना पड़ेगा, भले बाकी 80 रुपीज़ पे GST नहीं लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड चीज़ बोलते हैं कि सिक्योरिटीज़ भी तो बाहर है, सिक्योरिटी भी मैं पैसे दे के अपने शेयर्स खरीद लेता हूँ तो उस पर कोई GST नहीं लगता है। बट जो भी डीमैट वाले रहते हैं वो हमसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो उस ब्रोकरेज पे GST लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया। सेकेंड चीज़ क्या बोलता है? सेकेंड चीज़ बात करते हैं सर कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन क्या सिर्फ मनी होता है क्या, कि मैं आज कुछ गुड्स बेच रहा हूँ तो मेरे को पैसे देना है या उसको GPay या फ़ोन पे करना है तभी मैं कंसिडरेशन मानूंगा? तो एक्ट बोलेगा नहीं, एनीथिंग इन रिटर्न सर, एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरी चीज़ क्या बोलेगा? मनी हो सकता है या फिर काइंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही इन्वॉल्व हो। तीसरी चीज़ क्या बोलता है कि इट कैन ऑल्सो फ्लो फ्रॉम थर्ड पर्सन, यानी कि हमने 3 चीज़ देखी कि सर कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन रिटर्न हो सकता है, मनी हो सकता है, इन काइंड हो सकता है, और किसी थर्ड पर्सन से भी फ्लो कर सकता है।
एक्सेप्ट सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मेरे को पैसा सब्सिडी एज अ सब्सिडी आया तो मैं उसको कंसिडरेशन नहीं मांगूंगा। एज अ डोनेशन मेरे को पैसा आया तो मैं उसको सप्लाई नहीं मानूंगा। एज अ डिपॉजिट आया है तो भी, एज अ डिपॉजिट आया है तो भी मैं उसको नहीं मानूंगा अनलेस वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट ही आया है। इन सबको मैं एक बार डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर, इन तीनों के एक एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर रजिस्टर्ड सप्लायर क्या होता है। कि मैं अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हूँ और मेरे को जीएसटी नंबर आ चुका है तभी मैं रजिस्टर्ड मानूंगा क्या? तो एक्ट बोलता है नहीं, अगर आप लाइबल टू रजिस्टर भी हो जाते हो ना तो भी आप सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाओगे। यानी कि मैंने 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख जो भी लिमिट होती है पर स्टेट्स की, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया, आप देख सकते हैं। जो भी लिमिट क्रॉस हो जाती है मेरी, भले मेरे को पता भी नहीं है और मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई भी नहीं किया, बट मैं लाइबल टू रजिस्टर्ड तो हो गया ना सर, हाँ, तो मैं सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाऊंगा। फोर्थ चीज बोलता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि सर ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने कोई टैक्सेबल गुड्स भी बेचा, उसके मैंने कंसिडरेशन भी ले लिया और मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, पर मैंने खरीदा तो अपने घर के लिए था सर, खरीदा मैंने घर के लिए था ना, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब एक एक करके छोटे से एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसको हम कवर करते जाएंगे। सबसे पहली बात, सर मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ एमपी में, मेरा बिजनेस है दारू बेचने का, अल्कोहल बेचने का, मैंने रजिस्टर्ड भी हूँ मैं, और मैंने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी बेची और मैंने पैसे भी ले लिया, तो क्या सर ये सप्लाई होगा क्या? तो ये सप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज नहीं है। अल्कोहल जो है वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मान लीजिए मेरी ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, और मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में। तो मेरी मम्मी आई एक दिन मेरी शॉप पे, बोलती हैं कि अरे सोने का हार बहुत अच्छा लग रहा है, ले जाऊँ क्या? तो मैंने कहा पैसे, तो मम्मी बोली पैसे लेगा क्या मेरे से? तो फिर वो बिना पैसे दिए मेरे से लेके चले गई। तो क्या ये सप्लाई होगा क्या? सर मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, मेरा कोर्स और फर्दरेंस और बिजनेस में भी था और मेरा टैक्सेबल गुड्स भी था, बट कंसिडरेशन नहीं था, इसलिए ये सप्लाई नहीं होगा। तो थर्ड एग्जाम्पल ये है कि मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, ठीक है। मेरा फ्रेंड आया और उसने बोला यार तेरी बाहर कार खड़ी है वो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने सोचा पुरानी भी हो गई है तो बेच दिया अपने। मैंने बोला कितना? तो उसने बोला 5 लाख दे दूंगा। मैंने कहा बढ़िया है। सर मैं रजिस्टर्ड भी था, ठीक है, मैंने कंसिडरेशन भी ले लिया और मैंने टैक्सेबल गुड्स भी बेचा, बट क्या मेरा कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था क्या? नहीं, मेरा तो ज्वेलरी का बिजनेस है। तो क्या होगा इसका? जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर आ जाता है। फिर एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और मेरा एसी लगा हुआ है, तो वो एसी ख़राब हो जाता है, मैं उसको बेच देता हूँ। तो सर मैं रजिस्टर्ड, तो इस केस में सप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो एक एक करके देखते हैं। मैं रजिस्टर्ड मैंने एसी को बेचा, एसी टैक्सेबल गुड्स था क्या? तो एसी टैक्सेबल गुड्स भी था। मैंने पैसे लिए क्या उसके? मैंने पैसे भी लिए बिल्कुल, बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था क्या? मैं तो लेक्चर्स बेचता हूँ, तो एसी का क्या लेना देना? तो सर इसका आंसर ये है कि ये अभी भी सप्लाई की डेफिनेशन में होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि मेरा अगर कोचिंग का बिजनेस है तो मैं सिर्फ लेक्चर बेच रहा हूँ तो वो सिर्फ लेक्चर ही कवर होंगे। मेरा इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो यूज़ हुआ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एसी ऑन करके बैठ रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो लैपटॉप भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो लैपटॉप और एसी दोनों कवर हो जाएंगे ना। इसलिए हमको ये देखना है कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था कि नहीं, वो मेरा बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा था कि नहीं, इन सिंपल वर्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर। काफ़ी एग्जाम्पल्स हो गए, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं, रिवीजन है बट देख लेते हैं। सर मैं गया, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जीएसटी लगा के बेचता हूँ, मैं जीएसटी लगा के सर्विसेज देता हूँ। बट हुआ क्या कि मैं सोचा यार मैं बचता हूँ यार, इससे मेरे को जीएसटी से बचना है, तो मैं क्या करूँगा, टैक्सेबल गुड्स भी देता हूँ, रजिस्टर्ड भी हूँ, कोर्स ऑफ फर्दरेंस भी देता हूँ, मैं कंसिडरेशन नहीं लेता हूँ इससे। मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्टर बोलता है अपने पेशेंट को यार एक काम करना, अपने पापा से बोल देना कि मेरे को पैसे दे दे, अपने पापा से बोल देना कि मेरे को पैसे दे दे, तू मत दे मेरे को, क्योंकि तू देगा तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना। मैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज भी दे रहा हूँ और मैं कंसिडरेशन भी तेरे से ले लूँगा, मैं रजिस्टर्ड भी हूँ और मेरा बिजनेस का काम भी है ये। तो एक काम करते हैं, तो पैसे पापा से दिलवा देना। तो क्या ये सप्लाई से बाहर हो जाएगा क्या? तो एक्ट बोलता है बिल्कुल भी नहीं, एक्ट ऑल्सो कवर्स एनी थिंग कैन फ्लो फ्रॉम थर्ड पर्सन। बोले यार
ठीक है इससे नहीं, एक कुछ दूसरा तरीका देखते हैं। तो उससे बोला पेशेंट आप करते क्या हो, तो उसने बोला मेरे मोबाइल की शॉप है, एक काम करना यार मोबाइल दे जाना, मेरा ख़राब ही हो रहा है। अब बच जाएगा क्या? तो एक्ट बोलता है नहीं, क्योंकि इसमें बार्टर भी इंक्लूड होता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मनी हो तो ही वो इंक्लूड होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। 5 एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना हमारी बाकी है कि सर इसमें हमने देखा था एनीथिंग इन रिटर्न कवर हो गया, मनी का एंड हो गया, थर्ड पर्सन से भी हो गया, एक्सेप्ट सब्सिडी पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी है तो हम उसको सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात आती है सर डोनेशन और डोनेशन की। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपसे, एग्जांपल नंबर 6। सर मेरी मोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी है, मेरी मोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी है आयुष जैन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आयुष जैन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इंदौर में मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने उन लोग को 1 करोड़ की फ़ीस दी, मैंने उनको 1 करोड़ की फ़ीस दी, और मैंने बोला कि यार जब भी स्टेडियम में आपका ब्रेक चलेगा ना, तो साइड में रहती है ना वो चौके छक्के वाली पट्टी, उसमें यहाँ पे आप लिखवा देना एजे प्राइवेट लिमिटेड। इसके मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ आपको, सिर्फ नाम लिखवाना और कुछ नहीं करना है। तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा क्या? सर हर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, टैक्सेबल गुड सर्विसेज भी कंसिडरेशन में मिला, रजिस्टर्ड भी, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, क्योंकि मेरा बिजनेस प्रमोशन हो रहा है। तो सर 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा, 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा। पर इसका सेकेंड एग्जाम्पल अपन क्या लेते हैं कि सर एजे प्राइवेट लिमिटेड है, एजे प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, जैन मंदिर, मैंने वहाँ पे 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो उन लोग मंदिर वाले खुश हो गए और उनने यहाँ पे गेट पे बस मेरा नाम लिखवा दिया एजे प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या ये इसमें जीएसटी लगेगा क्या? क्या ये जीएसटी के परव्यू में आएगा क्या? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि ये मेरा बिजनेस प्रमोशन का पर्पस नहीं है, ये मेरा बिजनेस प्रमोशन का पर्पस नहीं है, ना ही मैंने मंदिर वालों को बोला कि मेरा नाम लिखवाओ। वो तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन लोगों ने सिर्फ उसका नाम लिख दिया, इसलिए ये जीएसटी के बाहर आएगा। इसका मॉड्यूल अपन देख लेते हैं, एग्जांपल ये गलत लिखा हो 2.16 आई थिंक, अपन देख लेते हैं। हाँ 2.16 है। तो ये दो इशू अपन ने क्या पढ़ना अपन को अभी कि सर ये डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो, मतलब अदला बदली, कि मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ये केस। और दूसरा आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट, ठीक है। पहला केस देखते हैं, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया कि उसका इंटेंशन बिजनेस प्रमोशन नहीं था, पहले वाले केस में मैंने स्टेडियम में लगाया था तो मेरा बिजनेस प्रमोशन का इंटेंशन था। तो डोनेशन में मेरा बिजनेस प्रमोशन का कुछ भी बिजनेस से लेना देना नहीं होता है, वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मंदिर वाले मेरा नाम लिख देते हैं, इसलिए ये जीएसटी के सप्लाई के बाहर रहेगा। आपको आंसर में क्या लिखना है? इट कैन बी सेड दैट इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड and public recognition of donors act of philanthropy and not aimed at giving publicity to the donor in any manner that it would be advertisement or promotion of his business, hence it is outside the definition of supply, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सर आर्ट वर्क। तो एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिस्ट रहते हैं, आर्टिस्ट अपने घर पे पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है। खरीदने उनको घर पे तो जाएगा नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो ये आर्टिस्ट लोग मिलके क्या करते हैं कि एक बड़ी सी एक आर्ट गैलरी रहती है जहाँ पे डेली लाइन लगती है भाई, वहाँ पे जाके अपनी पेंटिंग्स को लगा देते हैं। तो अब क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसमें जीएसटी लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि सर चारों कंडीशन रजिस्टर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद सर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी हो रहा है, और कंसिडरेशन का एक पॉइंट था। तो मेजरली इसमें जो हमारा इशू था, एक सेकेंड, मेजरली जो इशू था हमारा कि कंसिडरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आर्टिस्ट का इंटेंशन तो यही है ना कि उसकी पेंटिंग्स बिक जाए और एक उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इसके लिए एक्ट बोलता है कि सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पर एक्चुअल कंसिडरेशन तो फ्लो नहीं हो रहा है ना यार। किसी को भी अगर अच्छी लगेगी पेंटिंग तो वो पूछेगा कि सर ये वाली पेंटिंग किसकी है, तो वो बताएंगे कि ये आर्टिस्ट की है। तो ये जो आदमी है ये डायरेक्टली फिर इस आदमी आर्टिस्ट से खरीदेगा, तो ये जब खरीदेगा ना तो इसमें जीएसटी लग जाएगा। बट आर्टिस्ट और जो आर्ट गैलरी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, जो भी एक्ट हो रहा है ना, ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है, क्योंकि कुछ भी कैश फ्लो ट्रांसफ़र नहीं हुआ किसको, आर्ट गैलरी को आर्टिस्ट से, ठीक है। बहुत ही ईजी था। क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने 7-1 में।
7.1 में सर हमने पढ़ा कि 4 कंडीशंस होनी चाहिए, 4 कंडीशंस होनी चाहिए। टैक्सेबल गुड्स होना चाहिए, मैं रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कोई भी आपको क्वेश्चन है, आपको चारों कंडीशन देखना, जिसमें से मेरे को लगता है कि ये दोनों तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आप चेक करना और उसके बाद अकॉर्डिंगली आंसर करना। काफ़ी एग्जांपल्स अपन ने कवर कर लिए, एक बार आप मॉड्यूल को गो थ्रू कर सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर। बाकी कुछ भी डाउट हो, मैंने अपना नंबर यहाँ पे लिख दिया। अच्छा नहीं लिखा है क्या? सॉरी फॉर राइटिंग यार। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल्स भी कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक से। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक। जैसे कि हमने देखा था इसमें 5 टॉपिक है। तो सेक्शन 7.1 बी क्या बोलता है? इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना हमको इसमें कि जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है उसमें 4 पार्ट्स हैं, मतलब 4 केसेस हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है वो भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड बात करता है, इसलिए हम सेक्शन 7.1 बी को और शेड्यूल 1 के पार्ट 4 को साथ में देखेंगे। इन दोनों को साथ में इसलिए देखेंगे जिससे हम कंपेयर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7.1 बी। 7.1 बी क्या बोलता है कि सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करता है। 2 कंडीशंस होनी चाहिए, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए प्लस कंसिडरेशन फ्लो होना चाहिए। यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि यानी कि पर्सनल पर्पसेस के लिए भी अगर हमने सर्विसेज इम्पोर्ट करी है और पैसे दिए हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जीएसटी पे कौन करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। जनरली हर केस में सप्लायर पे करता है, बट इस केस में दो सप्लायर इज़ नॉन रेसिडेंट और वो आउटसाइड इंडिया है, तो लाइबिलिटी किस पे आ जाती है? रिसिपिएंट पे आ जाती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, वो आरसीएम वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको रैप अप करते हैं। सर मैं इंडिया में हूँ। इंडिया में मैंने अपने घर के डेकोरेशन के लिए, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, घर का ही हमेशा आता है, घर के अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बाहर वाले से एक सर्विसेज ली है। बाकी मेरा बिजनेस नहीं है और इसके लिए मैंने उसको पैसे दिए हैं। तो क्या ये सप्लाई में कवर होगा? तो यस, ये सप्लाई में कवर होगा, सेक्शन 7.1 बी में कवर होगा, क्योंकि सर्विसेज इंपोर्ट करी है और कंसिडरेशन पे किया है। दो फॉर पर्सनल पर्पस है, बट देन टू सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 7.1 सी का शेड्यूल 1 का केस 4 जो कि बोलता है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या बोला है कि 2 कंडीशंस होने चाहिए। सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो कि हमारे ऊपर वाले केस में नहीं था, उसमें सिर्फ कंसिडरेशन देख रहे थे। शेड्यूल 1 बात ही इसी की करता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये जो हम केस अब देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी मनी का ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है। तो अब इस केस में फॉल करने के लिए क्या बोलता है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। दूसरा फ्रॉम रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए। यानी कि 7.1 बी की बात करें, 7.1 की बात करें तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। अब और अगर हम शेड्यूल 1 की बात करें इस केस की, तो कंसिडरेशन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन पढ़ना, इसलिए कोई पैसा का लेन देन नहीं है। इसमें इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ और रिलेटेड पार्टी से हुआ, 2 चीज़ें देखनी है, उसमें एक देखना था, इसमें 2 देखना है, तो इस केस में फॉल कर जाएगा। अब पहले हम एग्जाम्पल्स लेने से पहले हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशंस को देखते हैं। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्यों होती है, क्या होती है? तो अगर हम फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो बीवी बच्चे यानी कि स्पाउस और चिल्ड्रन। इसका मतलब स्पाउस का मतलब सिर्फ बीवी नहीं होता, हस्बैंड भी आता है अगर हम उसकी बात करें तो याद करने के पर्पज़ से बीवी बच्चे, डिपेंडेंट हो नहीं हो कुछ नहीं देखना भाई, बीवी बच्चे हैं यार, इनके लिए तो बस ये इनका नाम ही काफ़ी है, ये नाम आ जाए तो आप रिलेटेड हैं ये लोग। बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और भाई बहन, मतलब पापा दादा भाई बहन, पापा दादा भाई बहन के लिए होली डिपेंडेंट होना चाहिए, तो ही हम रिलेटिव की डेफिनेशन में इसको मानेंगे। सेकंड चीज़, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। एनी पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% वोटिंग पावर ऑफ अदर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, ऑफिसर और डायरेक्टर। अभी ये 50,000 वाला छोड़ देना, बना के कवर करेंगे। ठीक है। तो ये लोग रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। अब हम एक एक करके थोड़ा सा केसेस देखते हैं। ठीक है। तो सर पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है कि सिस्टर है मेरी जो कि नॉट डिपेंडेंट है, मतलब मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है, उसने मेरे को इंडिया में इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी। मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और मैंने उसके बदले में इसको कोई पैसे नहीं दिए।
तो क्या 7(1)(b) में कवर होगा या 7(1)(c) शेड्यूल 1 में कवर होगा, ठीक है। तो सर सर्विस इंपोर्ट है क्या, आपको जो भी एग्जांपल है आपको ऐसे टेबल बना लेनी है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। सबसे पहले 7(1)(b) चेक करेंगे, सर्विस इंपोर्ट हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। कंसिडरेशन फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मतलब 7(1)(b) से बाहर हो गया। 7(1)(c) चेक करते हैं, सर्विस इंपोर्ट हुई है क्या, हुई है। बिजनेस पर्पस के लिए हुई है क्या, नहीं हुई है, बिजनेस पर्पस के लिए हुई, पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये इस केस से भी बाहर हो जाएगा। पर हमको ये भी चेक करना है क्या ये रिलेटेड पार्टी है क्या, तो सर ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि सिर्फ बीवी बच्चों को ही हमने डिपेंडेंट हो या ना हो उसके लिए छोड़ा था, बाकी सिस्टर को तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये ना 7(1)(b) में आ रहा है ना 7(1)(c) में आ रहा है, तो ये इम्पोर्ट ही नहीं, ये सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या बोलता है कि सिस्टर से मैंने सर्विस ली इंडिया में अपने घर बनवाने के लिए, पर मैंने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। 7(1)(b) चेक करते हैं, सर्विस इंपोर्ट हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। पैसे दिए हैं क्या, बिल्कुल पैसे दिए हैं। मतलब ये 7(1)(b) में कवर हो गया, सप्लाई है। अब हमको 7(1)(c) देखने की ज़रूरत है ही नहीं। सर थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ये है थर्ड केस में ये है कि जो सिस्टर है ना वो डिपेंडेंट हो जाती है, सिस्टर जो है डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। और कोई भी पैसे नहीं दिए हैं, मैंने कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। तो अब बात करते हैं किस में फॉल करेगा। सबसे पहले चेक करते हैं सर्विस इंपोर्ट हुई है क्या, हुई है सर। पैसे आए हैं क्या, पैसे नहीं आए, मतलब 7(1)(b) से बाहर हो गया। 7(1)(c) चेक करते हैं, सर्विस इंपोर्ट हुई है क्या, यस। रिलेटेड पार्टी है क्या, यस। बिजनेस प्रोफेशन के लिए है क्या, नो, मतलब ये वापस सप्लाई नहीं है। थर्ड फोर्थ केस देखते हैं कि सर मान लो इंटीरियर डेकोरेशन तो लिया मैंने, पर अपने ऑफिस के लिए लिया, फिर से 7(1)(b) से बाहर हो गया। 7(1)(c) में सर्विस इंपोर्ट हुई है, रिलेटेड पार्टी से हुई है और बिजनेस प्रोफेशन के लिए हुआ है, तो ये 7(1)(c) में कवर हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये 4-5 एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सप्लाई विथ कंसिडरेशन वाला पॉइंट है ये, और ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाला पॉइंट है। विथ कंसिडरेशन में सिर्फ पैसा देखना है हमको, विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पार्टी भी होना चाहिए और बिजनेस प्रोफेशन के लिए भी होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, सबसे पहले हमने कवर कर लिया सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई विथ कंसिडरेशन, 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला कवर कर लिया, और शेड्यूल 1 का फोर्थ वाला पॉइंट यानी कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, वो भी कवर कर लिया। अब बाकी के हम 3 पॉइंट अभी कवर करते हैं। तो आ जाते हैं शेड्यूल 1 पर। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, किसी भी चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। केस 1 बोलता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, यानी कि अगर मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया हो और मैं उसको सेल करता हूँ तो जीएसटी तो देना ही है मेरे को, बट अगर मैं डिस्पोज करता हूँ, फेंकता हूँ उसको, तो मेरे को जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक्ट बोलता है बिल्कुल लगेगा। सेल इज एज गुड एज डिस्पोजल एंड डिस्पोजल इज एज गुड एज सेल। अगर ये नहीं होता ये पॉइंट, तो लोग कैसे फ़ायदा उठाते, अब मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए मैं क्रोमा हूँ और मैं कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ 1,18,000 का, उसमें मैं 18,000 का जीएसटी क्लेम कर लेता हूँ, और फिर वापस मान लीजिए मैं कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता हूँ, तो वापस उसको 1,00,000 रुपए का बेच देता हूँ कस्टमर को, और उसमें 18,000 का जीएसटी पे कर देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल साइकिल थी। बट अगर ये पॉइंट नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं 1,18,000 का फ़ोन खरीदता, 18,000 जीएसटी भी क्लेम करता, और कल को बोल देता कि मोबाइल ख़राब हो गया, मैं उसको फेंक रहा हूँ, और फेंक रहा हूँ तो मेरे को जीएसटी लगेगा नहीं, तो ये 18,000 रुपये मैं खा जाता और उसको मैं 2 नंबर में बेच देता। इसलिए इस बैड प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए सरकार ने बोला कि आप बेच रहे हो, आप तोड़ रहे हो, आप मोड़ रहे हो, आप जो कर रहे हो, अगर आपने आईटीसी लिया है और अभी आप बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको आईटीसी पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रिकी सा। मान लो मैं कार खरीदता हूँ नैनो, और वो नैनो मैं सेल कर देता हूँ या मैं उसको डिस्पोज करता हूँ, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि कार नैनो में मैंने जीएसटी लिया ही नहीं होगा, ये नेगेटिव लिस्ट में, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है। 13 सीटर से कम वाली चीज़ों का कार का हम आईटीसी नहीं ले सकते। ये ट्रिकी पॉइंट है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। तो जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई पैसे का लेन देन नहीं है, बट सप्लाई किस में हुआ, रिलेटेड पर्सन में हुआ या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन में हुआ है, प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, तो हम इसको मानेंगे कि ये भी सप्लाई है, भले पैसा इन्वॉल्व नहीं है।
तो हम देखते हैं सर रिलेटेड पर्सन क्या होता है। मैंने आपको बता चुका था कि बीवी बच्चे भले डिपेंडेंट हो या ना हो, कुछ मतलब नहीं है, इससे नाम ही काफ़ी है। और पापा दादा भाई बहन ये लोगों को डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मेरी ज्वेलरी की शॉप है, मेरी बीवी आती है, मेरी वाइफ आती है कि भाई मेरे को एक गोल्ड चेन लेना है। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल ले लो। तो उसने 1 लाख वाली गोल्ड चेन उठाई और पहन के जाने लगी। मैंने कहा पैसे? तो उसने ऐसे लुक्स दिए कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, फिर मैं घर चला गया। तो बात आती है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बीवी थी यानी कि रिलेटेड पर्सन थी, और उसने ज्वेलरी ली है मेरी ज्वेलरी शॉप से, मतलब इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? इसमें जीएसटी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब सेकंड चीज़ बोलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है ना, वो भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है। तो एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को देता है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर मैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पशन वाले चैप्टर की बात करूँ ना, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है, कुछ भी का मतलब होता है सैलरी देता है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। पर अगर एम्प्लॉयर कुछ भी गिफ्ट और बोनस देता है तो वो 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। बट अगर 50,000 से अगर 60,000 भी हो जाते हैं ना, तो उस पूरे 60,000 पे जीएसटी लग जाएगा। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉय को कुछ भी देता है तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद ये टैक्सेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन की। सर डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है? डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर ईजी एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरी एक ब्रांच है मध्य प्रदेश में, और दूसरी ब्रांच है महाराष्ट्र में। क्या मेरे को इसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा? तो मेरे को इसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट डिफर हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पैन भले सेम रहेगा पर नंबर, जीएसटी नंबर अलग अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मेरा एमपी में है टैक्सेबल गुड्स का, और मेरा महाराष्ट्र में लिकर का। लिकर मतलब दारू, दारू मतलब नॉन टैक्सेबल। तो मैंने रजिस्ट्रेशन एक लिया होगा कि दो लिया होगा? सर ऑब्वियसली एक ही रजिस्ट्रेशन लिया होगा, क्योंकि मैं सिर्फ टैक्सेबल एक ही जगह पे सेल कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में मेरा नॉन टैक्सेबल हो रहा है, तो मेरा जीएसटी नंबर तो एक है, पर यहाँ से इन दोनों के बीच में कुछ भी ट्रांसफर होता है तो क्या जीएसटी आया लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं बोलता हूँ जीएसटी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ थर्ड चीज़ की। थर्ड चीज़ क्या होती है कि मेरा एक बिजनेस एमपी में और दूसरा बिजनेस भी एमपी में है। अब देखना पड़ेगा इसमें रजिस्ट्रेशन मेरे पास एक है कि दो है। तो एक्ट बोलता है कि वॉलेंट्री आप जितने रजिस्ट्रेशन लेना हो ले सकते हो। तो मैंने इसका एक रजिस्ट्रेशन ले लिया और इसका दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, दोनों का अलग अलग नंबर ले लिया। अब इसके बीच में कुछ भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये इन लोगों ने दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच में ये डीलिंग हुई है, इसलिए लगेगा। अब फोर्थ एग्जांपल क्या है कि मेरा एक बिजनेस एमपी में है और दूसरा बिजनेस भी एमपी में है, बट मेरे पास चॉइस थी कि मैं एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेके इसमें काम कर सकता हूँ, और मैंने एक ही नंबर लिया। एक को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दिया, दूसरे को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दिया। अब इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस पर नहीं लगेगा। ये क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ये सेम रजिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, इसलिए ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट केस की, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ दिया हो या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को कुछ दिया हो। क्या दिया हो सर? सिर्फ गुड्स बोल रहा हूँ मैं, नॉट सर्विसेज। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया हो या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स दिया हो, तो भले विदाउट कंसिडरेशन हो, उसमें जीएसटी लगेगा। अब इसके लिए मैटर करता है कि सर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कब बनती है। तो इसके लिए एक्ट बोलता है कि जब भी प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजता है विदाउट कंसिडरेशन, और एजेंट जब कस्टमर को देता है, तो एजेंट जब कस्टमर को देगा ना, तो एजेंट खुद का बिल बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो प्रिंसिपल का बिल बना रहा हो। जब एजेंट खुद का बिल बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है। अगर मान लो इस केस में प्रिंसिपल एजेंट को गुड देता और एजेंट कस्टमर को देता, बट प्रिंसिपल के नाम का ही बिल बनाता, तो ये तो फिर उसका नौकर कहला गया यार, फिर तो उसके अंडर में काम कर रहा है, फिर तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चेक करना है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है कि नहीं है। बिल किसके नाम का बन रहा है? बिल सर एजेंट के नाम का बन रहा है, तो बिल्कुल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। और इसमें जो भी अगर सप्लाई होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो जीएसटी लगेगा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, भले विदाउट एनी कंसिडरेशन हो। आई होप दिस इज़ क्लियर। हमारा अ, अब हमारा ये भी कवर हो गया है, शेड्यूल 1 भी पूरा ख़त्म हो गया है।
तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को किसको गुड्स का ट्रीटमेंट मानना है और किसको सर्विसेज का मानना है, ये हम पूरा मॉड्यूल से पढ़ेंगे। मॉड्यूल पेज नंबर 2.38। सर तो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीएसटी तो दोनों में लगना है, बट गुड्स में लगना है कि सर्विसेज में लगना। हो सकता है गुड्स में मल्टीपल रेट्स हो, गुड्स पे 12% पे लगना था और सर्विसेज में 18% पे लगना था। तो हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये गुड्स पे फॉल करता है कि सर्विसेज में। सबसे पहली बात आती है ट्रांसफ़र। तो सर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, नो डाउट ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। शिवाजी जैसे सेल्स रेडीमेड कपड़े टू इट्स कस्टमर, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दूसरा बोलता है एनी ट्रांसफर इन राइट्स इन गुड्स, मतलब किसी भी गुड्स का राइट हम दे रहे हैं, मतलब गुड्स यूज़ करने का राइट दे रहे हैं, जैसे कि रेंटिंग, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगी। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जिसका पोजेशन जो फ्यूचर रेट में ट्रांसफर होगा, इसका मतलब होता है हायर परचेस। तो हायर परचेस को भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाता है, ना कि सर्विसेज। ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो उसको भी लीज देना, टेनेंसी, ईजमेंट, ये सब रेंट के दूसरे वर्ड है, हेंस ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। दूसरी एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, फिर से वो रेंट की बात कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है। एनी ट्रीटमेंट टू एनी गुड्स, मतलब मेरे पास क्लोथ्स है, जो क्लोथ्स हैं गुड्स हैं, बट उस क्लोथ्स पे मैंने ट्रीटमेंट करने कुछ दिया या प्रोसेस के लिए दिया, तो वो सर्विसेज होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कपड़े डाई के लिए दिए, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, यानी कि गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर, तो एक गुड्स का ही ट्रांसफर है, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज़, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कार मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दी, को दी फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर नॉर्मल डायरेक्टर होता या एम्प्लॉय होता तो वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कवर हो जाता एंड वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाती, इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट फिर द बिजनेस है सीज्ड ऑफ, मतलब हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारे बिजनेस बंद हुआ तो उसमें काफ़ी सारे गुड्स बच गए थे, उनको हमने बेचा है, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है अरुण, अ ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, जो भी गुड्स बच गए हैं उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है ये। इसका एक्सेप्शन क्या है कि बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, तो अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न के उससे ट्रांसफर होता है ना, तो एग्जेम्प्ट होता है, ये एग्जेम्पशन की लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भाई रेंट 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 रेंट, परमिटिंग यूज, टेनेंसी, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज आता है। ठीक है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं। तो सर बात करते हैं हम, मान लीजिए एक बिल्डिंग है जो कि पूरी कंप्लीटेड है, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अब इस बिल्डिंग में कुछ भी काम करना बाकी नहीं है, ये बिल्डिंग 100% कंप्लीट है। इसकी 10 फ्लोर्स हैं। अगर मैं इसको ख़रीदने जाता हूँ तो मेरे को इसके ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल पे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, एंड सिंस मेरे को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, इसलिए कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस बिल्डिंग का, जिस घर का इशू हो चुका है, वो चीज़ अगर मैं बाय करने जाता हूँ ना, तो मेरे को कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ता है। पर मान लो एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, अब मैं इसके बिल्डर के पास जाता हूँ कि इसमें मेरे को 10th फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए, 10th फ्लोर का फ्लैट चाहिए मेरे को। तो मेरे से बिल्डर बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे को 10 लाख दे देना 5th फ्लोर बनने पर, बाकी 10 लाख दे देना 10th फ्लोर बनने पर। ठीक है। तो मैंने उसको 10 लाख दिए, तो उसने क्या 5 मंजिल बनाया, फिर उसने मैंने 10 लाख और दिए, तो उसने 10th वाला बना दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि सिंस इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था, तो हम ये मानेंगे कि आपने उसको पैसे दिए हैं, आपने उसको ठेका दिया है कि आपके लिए एक फ्लैट बनाए, और सिंस आपने उसको ठेका दिया है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जैसा हो जाएगा और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, एंड इस पे सर्विसेज वाले रेट का जीएसटी लगेगा। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कोई भी अगर बिल्डिंग है, कोई भी घर है जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है ना, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बट अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो फिर उस पर हमको जीएसटी लगेगा, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। जैसे इसमें बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स
including complex or building intended to be sold only, but except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate. यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ 10th of जुलाई को और मैंने कुछ भी पैसा इसके पहले दिया है तो वो मेरा सर्विसेज मान लिया जाएगा। जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में पैसा अगर मैंने दिया है ना तो उसी को मेरा माना जाएगा कि ये नहीं है। राठी बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स फॉर अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट, 90 lakhs पर यूनिट वर रिसीव्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव लिस्ट की। नेगेटिव लिस्ट मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, इवन दो उसमें कंसिडरेशन भी इंक्लूडेड हो, इवन दो इन द कोर्स और फर्दरेंस हो बिजनेस हो, इवन वो टैक्सेबल वैल्यू कुछ भी हो, बट ये ट्रांजेक्शन्स को कभी भी इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके पहले एक इसका पॉइंट है कि सर सर्विसेज बाय द वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, मतलब एल्कोहल बेचने पर तो कोई भी जीएसटी नहीं है, पर स्टेट गवर्नमेंट जो अल्कोहल बेचने का लाइसेंस दे दिया उस पर जीएसटी है कि नहीं है, तो उसमें भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। उसके बाद सर हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, मतलब उसने एक टाइप से उसका जॉब करी, जॉब के अगेंस्ट में उसको सैलरी मिली, जॉब के अगेंस्ट में उसको सैलरी मिली, तो ये सैलरी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। सर्विसेज बाय द वे ऑफ एनी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपी एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज जो वगैरह रहते हैं, वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सारा जीएसटी से एग्जाम वो सप्लाई में नहीं माना जाता है। सर्विसेज ऑफ द फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेरेमेटोरियम, मॉर्चुरी, क्या क्या बोलते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, जो भी मरने मरने वाले काम हैं इन सब पे भी जीएसटी नहीं है। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग वेयर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड, जैसे अपन ने पुराने वाले एग्जांपल में देखा था, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है तो वो सेल ऑफ सर्विसेज माना जाता है। एक्शनेबल क्लेम बट अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को सप्लाई में रखा और उस पर जीएसटी लगेगा, बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम हैं उन पे किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर इसको याद कैसे करें, सर इसको याद कैसे करें, बहुत सारे 6 पॉइंट हो गए। इसके लिए अपन एक शॉर्टकट बनाते हैं, इसके लिए शॉर्टकट ये बनाते हैं, कोर्ट में एक केस आया, कोर्ट में एक केस आया कि एमपी साहब एमएलए साहब ने एमपी एमएलए साहब ने लॉटरी में, बेटिंग में, गैम्बलिंग में, यानी कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में हारने के बाद एक एम्प्लॉय का मर्डर कर दिया। उस एम्प्लॉय के मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को बरी कर दिया। कहाँ बरी कर दिया? एक फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के नीचे। फिर से बोलते हैं, कोर्ट में एक केस आया कि एमपी साहब ने, एमएलए साहब ने लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में हारने के बाद एक एम्प्लॉय का मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी को पता कहाँ बरी किया? उसकी बॉडी को बरी किया एक फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के नीचे। आई होप दिस इज क्लियर। सर हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होती है? तो कंपोजिट सप्लाई क्या होती है पहले देखते हैं। कंपोजिट सप्लाई यानी कि टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं और जिसमें से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। यानी कि 3 कंडीशंस देखनी है। सर 3 कंडीशन क्या देखनी है? कि 2 और मोर प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी चीज़ हमको देखना है कि नेचुरली बंडल्ड है, और तीसरी चीज़ जिसमें से एक कोई प्रिंसिपल सप्लाई होती है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं सर, होटल स्टे। अगर मैं होटल में स्टे करने जाता हूँ तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट भी मिलता है, वैलिड पार्किंग भी मिलती है, मेरे को वाईफाई भी मिलता है, ठीक है, से अदर सर्विसेज भी मिलती है। तो क्या मैं होटल में इन चीज़ों के लिए जाता हूँ या मैं होटल में स्टे करने के लिए जाता हूँ, बट ये सब मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है? मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ कि सर मेरे को फ्री वाईफाई मिल रहा है या मेरे को बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है इसलिए मैं होटल में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। इसलिए मैं होटल स्टे को कंपोजिट सप्लाई मानूंगा, ठीक है। और इसमें सर फिर जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा? तो इसमें जो जीएसटी का रेट लगेगा वो जो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो जीएसटी का रेट है वही लगेगा, यानी कि होटल के स्टे पे जो जीएसटी का रेट लगा है ना वही इन सब के लिए लग जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। तो सर मिक्स सप्लाई वो होती है विच इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। एग्जाम्पल गिफ्ट हैम्पर। अगर मैं गिफ्ट हैम्पर की बात करूँ तो उसमें चॉकलेट भी है, उसमें परफ्यूम भी है, उसमें रोज़ भी है, और उसमें पेस्ट भी है, ब्रश भी है,
तो क्या इसमें से 2 और मोर प्रोडक्ट्स तो है, पर कोई भी नेचुरली बंडल्ड है क्या? नेचुरली बंडल्ड मतलब कि ये जनरली एक ही चीज़ में सेल होते हैं जनरली, ऐसा नहीं है, सब चीज़ अलग अलग भी सेल हो सकती है, और इसमें से कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। तो इसमें से हम मिक्स सप्लाई मानेंगे और इसमें जो भी सबसे हायर रेट होगा ना, उसका रेट हम जीएसटी में कंसिडर करेंगे। एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई 2 और मोर प्रोडक्ट रहता है, नेचुरली बंडल्ड रहता है, ठीक है, वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल सप्लाई। जैसे चार्जर विथ मोबाइल फ़ोन, चार्जर विथ मोबाइल फ़ोन, तो हम मोबाइल फ़ोन के रेट को ही कंसिडर करेंगे। अब आती है मिक्सड सप्लाई, तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस, ठीक है, नॉट नेचुरली बंडल्ड। जैसे हमने देखा था कि सर पेस्ट, परफ्यूम, ये सब कुछ भी लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। मतलब दीज कैन बी सेल इंडिपेंडेंटली। Tax liability shall be the rate applicable to the supply that attracts the higher rate of tax. For example, मैंने गिफ्ट पैक था जिसमें चॉकलेट था, चॉकलेट पे 18% है, कैंडीज पे 9% है, स्वीट्स पे 5% है, बलून पे से कुछ भी रेट ले लेते 5% है। तो इस केस में दोनों चारों चीज़ों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली भी मिल सकती है, इसलिए मैं 18% वाला रेट लगाऊंगा। एक मैं इसमें ट्रिकी पॉइंट और कवर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ मॉल पे मैं ख़रीदता हूँ परफ्यूम, फिर मैं ख़रीदता हूँ बिग बाज़ार से सैंडल्स ख़रीदता हूँ, फिर मैं शूज़ ख़रीदता हूँ, उसके बाद मैं ख़रीदता हूँ टी शर्ट ख़रीदता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी एक साथ बिलिंग करवाने जाता हूँ, तो आप बताइए कि किस में कौन सा रेट लगेगा। ये 12% का, ये 18% का है, ये 5% का, ये 5% का है। तो क्या इन सब चीज़ों पे मिक्स सप्लाई मान के मैं 18% लगाऊंगा? तो आंसर इज़ नो। जब भी हम मॉल में बिलिंग कराते हैं तो ये सब सारी चीज़ों का अलग अलग बिलिंग होती है, ना कि एक बिलिंग होती है। और मिक्स्ड सप्लाई की एक कंडीशन होती है कि कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस, बट हम बिल में इसके सब अलग अलग प्राइस देते हैं, इसीलिए ये ना ही कंपोजिट सप्लाई है ना ही मिक्स सप्लाई है, ये इंडिविजुअल सप्लाई मानी जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। एक बार हम वापस देख लेते हैं। 7.1a 7.1b सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कम मानेंगे, ये भी देख लिया, नेगेटिव लिस्ट भी देख ली, और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी देख ली। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एंड मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे के रखा था, तो आप उसमें मेरे को सजेशन दे सकते हो, और कुछ भी इंप्रूवमेंट्स बताने हो तो वो भी बता सकते हो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।